नमस्ते, नमस्कार, आदाब आप सभी लोगों का मैं आदर्श चौबे स्वागत करता हूं डीसी क्लासेस में। मैंने आप लोगों को उस दिन एक टॉपिक शुरू किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ क्यों होता है, क्यों डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ कहा गया। उसके संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने खोज भी किए थे। उसमें से मैंने दो खोज आपको बता दिए थे, एक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग और दूसरा प्रयोग जो खोज था वो था एवेरी मैकलॉड और मैकार्डी का प्रयोग। आप सभी लोग को मैं समझ पा रहा हूं कि काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप उस वीडियोज को रिपीट करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। आज उसके आगे का जो टॉपिक है, जो हार से एवं चीज का प्रयोग कहा जाता है, उसे मैं बताऊंगा। और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, या नीट हो या अन्य एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां पर क्वेश्चंस महत्वपूर्ण टॉपिक से ही बनते हैं। कहीं बाहरी से उठा के नहीं आते, आपके बुक से ही बनते हैं। तो मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लाया हूं। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपको समझाते हुए। तो अगला टॉपिक है हमारा अल्फ्रेड डी हार्से और मार्था चेज का प्रयोग। क्या टॉपिक है आज तीसरा पॉइंट है अल्फ्रेड डी हार्से व मार्था चेज का प्रयोग। अल्फ्रेड डी हार्से व मार्था चेज का प्रयोग जो सार्वभौमिक रूप से यह बताता है कि हाँ, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। अन्य जो प्रयोग थे वह, जैसे जो ग्रिफिथ का प्रयोग था, वो भी यह लगभग निर्धारण हो चुका था कि हाँ, डीएनए ही है। लेकिन उन्होंने अपने यह शब्दकोश का प्रयोग ही नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जाते हैं तो एस स्ट्रेन में बदल जाते हैं। लेकिन वहीं पर एवेरी मैकलॉड और मैकार्डी ने कहा कि हाँ, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन अंत में हार्से और चेज ने यह निर्धारण कर ही दिया कि हाँ, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इन्होंने कहा। आपको इस प्रयोग को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं यह कि पॉइंट रूप में इन्होंने, मतलब हार्से और चेज ने, इन्होंने सर्वव्यापी रूप से सत्यापित किया कि डीएनए ही आनुवांशिक जेनेटिक पदार्थ होता है। इन्होंने ही सर्वव्यापी रूप से यह बताया कि हाँ, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। आपको इस प्रयोग को पढ़ने से पहले यह जानना होगा कि इसमें एक बैक्टीरिया प्रयोग में लाया जाता है, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियोफेज लाया जाता है। आप नाम से समझ रहे होंगे कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया होता होगा, बैक्टीरिया का के समूह का होता होगा। नहीं, वह बैक्टीरिया के समूह का होता ही नहीं है। वह एक प्रकार का विषाणु होता है जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है। बैक्टीरिया
अपने जेनेटिक मटेरियल्स को बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है बैक्टीरियोफेज पहले, उसके बाद हम जानेंगे बैक्टीरियोफेज। आप कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है बैक्टीरियोफेज की। ऐसे कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक्स मटेरियल ऐसे भरा होता है, जेनेटिक्स मटेरियल्स भरा होता है, और यह जब इसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यह बैक्टीरियोफेज यदि जीवाणु पर आक्रमण करता है तो यह जीवाणु कोशिका के ऊपर, यह जीवाणु है, यह जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका के अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है और यह जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है ऐसे। तो यह जीवाणु का डीएनए है, यह जीवाणु का डीएनए है। लेकिन जब बैक्टीरियोफेज इस जीवाणु के ऊपर आकर आक्रमण करता है, इसकी कोशिका भित्ति से चिपक जाता है, तो यह अपने जेनेटिक्स मटेरियल्स को यहां पर छोड़ देता है। यह बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। अब यह जब बैक्टीरियोफेज इस जीवाणु कोशिका से चिपक के, कोशिका भित्ति से चिपक करके अपने जेनेटिक्स मटेरियल्स को इसके अंदर छोड़ देता है, तो यह जो जीवाणु का डीएनए होता है, यह जीवाणु का डीएनए यह समझ बैठता है कि यह जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है यह भी मेरा ही डीएनए है। यह भी मेरा ही डीएनए है, बैक्टीरियोफेज वाला जो डीएनए है। और इस प्रकार से यह दोनों डीएनए मिलकर के, और बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर अनेक बैक्टीरियोफेज का निर्माण करने लगते हैं। एक नहीं, अनेक बैक्टीरियोफेज का निर्माण होने लगता है इनमें। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवाणु के अंदर बैक्टीरियोफेज की संख्या बढ़ती जाती है, और इस प्रकार से एक जीवाणु जो होता है वह अनेक बैक्टीरियोफेज मतलब का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम समझेंगे हार्शे एवं मार्था शेज का प्रयोग। ठीक, तो इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूं और उसके बाद चलता हूं सीधे अपने टॉपिक्स पर, अल्फ्रेड डी हार्शे एवं मार्था शेज के प्रयोग पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मदद मिले, वो भी हमारे चैनल से लाभ उठा सके और आप लोग भी उससे लाभ उठा सकें। आप हमारे साथ कलम कॉपी भी उठाइए, लिखते चलिए, जो मैं बता रहा हूं उसको नोट भी करते चलिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। कुछ सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है, आप लोग यह जानते हैं। तो मैं आप लोगों को यह इस समय रटाने की बात कहूंगा। आप लोग इतना तो रट ही सकते हैं, यह रट लीजिए, और इसी चैप्टर में जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वहां पर मैं बताऊंगा कि डीएनए में फास्फोरस क्यों पाया जाता है और प्रोटीन में सल्फर क्यों पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर रट लीजिए, एक चीज रट लीजिएगा इस प्रयोग में, हार्शे और मार्था शेज के प्रयोग में, कि जो डीएनए होता है, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता है। वहीं पर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है, लेकिन सल्फर पाया जाता है। मैंने बताया कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है। यह रट लीजिए, इस समय मैं आगे बताऊंगा। अब ये मत कहना इस समय
क्योंकि लाइव में चल रहा हूँ और आप लोगों का कमेंट्स भी देख रहा हूँ, लेकिन कमेंट्स पे ध्यान दूंगा तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाद में कमेंट्स अंतिम में देखूंगा आप लोगों का। और उसके बाद प्रोटीन जो होता है उसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता, लेकिन सल्फर पाया जाता है। लेकिन जो लोग थे हार्शे और मार्था चेज, इन्होंने कहा कि इसे चिन्हित कर लिया जाए, कुछ इसको अंक दे दिए जाए, इसको चिन्हित कर लिया जाए कि फास्फोरस जो पाया जाता है तो कौन सा फास्फोरस होगा और कौन सा सल्फर होगा। तो डीएनए में जो फास्फोरस पाया जाता है वो फास्फोरस 32 होता है। क्या होता है? फास्फोरस 32 पाया जाता है। और इसमें जो सल्फर होता है, और इसमें सल्फर नॉर्मल होता है, इसमें सल्फर जो होता है वह नॉर्मल होता है, नॉर्मल, ठीक। इसमें सल्फर सॉरी पाया ही नहीं जाता, ठीक है। और इसमें जो फास्फोरस होता है, प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता लेकिन सल्फर पाया जाता है, तो इसमें सल्फर 35, इसमें सल्फर 35 पाया जाता है, इसमें फास्फोरस 32 पाया जाता है, ठीक है। तो इसी पर हम काम करेंगे। आप लोग इस समय रट लीजिए कि डीएनए में फास्फोरस 32 पाया जाता है लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता, वही प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है लेकिन सल्फर 35 पाया जाता है। इतना बात आप रट लिए होंगे। अब इस पर हम काम करेंगे। यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं कि हार्शे और मार्था चेज ने क्या किया। इन्होंने 2 बीकर लिए। क्या लिए? 2 बीकर लिए। और 2 बीकरों में इन्होंने क्या किया कि एक में क्या किया, फास्फोरस P32 मिला दिया, एक में फास्फोरस P32 का विलयन बनाया, और एक बीकर में इन्होंने सल्फर 35 का विलयन बनाया। दोनों में बैक्टीरियोफेज को डुबाया, इसमें भी फास्फोरस 32 में बैक्टीरियोफेज रहा, और इसमें भी बैक्टीरियोफेज को डुबाया। मतलब फास्फोरस 32 वाले में भी बैक्टीरियोफेज को लिया, इसमें भी बैक्टीरियोफेज को डुबाया, और इसमें भी बैक्टीरियोफेज को डुबाया। इसमें भी बैक्टीरियोफेज को डुबाया। उसके बाद डुबाने के बाद निरीक्षण किया तो देखा कि जो फास्फोरस 32 वाला बैक्टीरियोफेज है और जो सल्फर 35 वाला बैक्टीरियोफेज है, उसमें क्या हुआ। तो इसमें देखा कि जो इस फास्फोरस 32 वाला बैक्टीरियोफेज है, वह फास्फोरस 32 वाला बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, जो इसका डीएनए है, जो इसमें का बैक्टीरियोफेज है, जो इसमें का यह बैक्टीरियोफेज है, इसमें डीएनए जो था वह फास्फोरस 32 युक्त हो गया था, वह फास्फोरस 32 युक्त हो गया था। और इसमें जो प्रोटीन था, वह प्रोटीन थे क्या था, वह प्रोटीन का जो सल्फर था वह नॉर्मल था, इसमें का डीएनए 32 हो गया था, लेकिन प्रोटीन क्या था, प्रोटीन जो था उसमें सल्फर नॉर्मल ही था। फिर से इसमें का देखा, सल्फर 35 वाला बैक्टीरियोफेज देखा, तो इसमें के बैक्टीरियोफेज को जब निकाला, और निकालने के बाद
कुछ अध्ययन किया, अध्ययन के बाद पता चला कि इसमें का जो डीएनए है, इसमें का डीएनए है उसमें जो फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस, फास्फोरस इसमें नॉर्मल ही है, नॉर्मल। लेकिन जो प्रोटीन पाया गया, प्रोटीन, प्रोटीन में सल्फर 35 नहीं था। ठीक है, सॉरी, लेकिन जो प्रोटीन था, लेकिन जो प्रोटीन था उसमें सल्फर, उसमें सल्फर 35, यह सल्फर 35 हो गया, सल्फर 35, सल्फर 35 युक्त, क्योंकि इस बैक्टीरियोफेज को इस बिलियन में डुबाए थे ना, सल्फर 35, और सल्फर 35 किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में। सल्फर किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में। तो इसमें का जो प्रोटीन था वह सल्फर 35 युक्त हो गया था, लेकिन डीएनए, क्योंकि सल्फर प्रोटीन में ही पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए रहा वह नॉर्मल ही रहा, लेकिन जो प्रोटीन रहा वह सल्फर 35 युक्त हो गया था। उसके बाद क्या किया, अब इसे मैं दिखाता हूं कि आगे क्या होता है। आगे क्या हुआ, अब इन दोनों बैक्टीरियोफेज को, इन दोनों बैक्टीरियोफेज को यहां पर मैं दिखाता हूं, यहां पर आप ऐसे ऐसे देख लेंगे। अब मैंने नहीं, मतलब हार्शे और मार्था चेज ने क्या किया कि इस बैक्टीरियोफेज को जिसमें डीएनए फास्फोरस 32 था, डीएनए फास्फोरस 32 युक्त था, और इस बैक्टीरियोफेज को जिसमें डीएनए नॉर्मल, जिसमें डीएनए में नॉर्मल फास्फोरस पाया जाता है और प्रोटीन सल्फर 35 है, उन दोनों को निकाला बाहर, इन दोनों को बाहर निकाला। इसमें फास्फोरस, इसमें फास्फोरस 32 है, इसमें फास्फोरस 32 वाला है यह बैक्टीरियोफेज, और यह जो बैक्टीरियोफेज है इसमें फास्फोरस नॉर्मल है। आप देखिए इस बैक्टीरियोफेज में फास्फोरस 32 युक्त डीएनए है, लेकिन जो सल्फर है इसमें सल्फर नॉर्मल है, इसमें सल्फर नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन इसमें जो डीएनए है, इसमें डीएनए है, इस डीएनए में आपका फास्फोरस नॉर्मल है, फास्फोरस नॉर्मल है, लेकिन जो सल्फर है, सल्फर आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपका सल्फर 35 युक्त है, सल्फर 35 युक्त है। अब क्या किया, इन बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के संपर्क में लाया गया, बैक्टीरिया के संपर्क में लाया गया, एरो बना के ऐसे देख लीजिएगा। अब बैक्टीरियोफेज के संपर्क में लाया गया, सॉरी बैक्टीरिया के संपर्क में लाया गया, और इस बैक्टीरियोफेज को भी, इस बैक्टीरियोफेज को भी एक जीवाणु के संपर्क में लाया गया।
इस जीवाणु दोनों बैक्टीरियोफेज को जीवाणु के संपर्क में लाया गया तो यह बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक्स मटेरियल्स को यहाँ पर छोड़ देता है और जीवाणु का पहले से ही जेनेटिक मटेरियल्स है। ये भी बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक्स मटेरियल को छोड़ देता है। यह जीवाणु का जेनेटिक्स मटेरियल्स है बैक्टीरियोफेज का, जो ज्यादा मैं डार्क में बनाया हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब यह बैक्टीरियोफेज जो फास्फोरस 32 युक्त था और प्रोटीन उसमें जो थी वह नॉर्मल सल्फर युक्त थी जो प्रोटीन थी वह नॉर्मल थी सल्फर युक्त। अब देखा गया तो इस जीवाणु में जब यह बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल्स छोड़ा, आनुवंशिक पदार्थ छोड़ा, तो इसमें का जो डीएनए था, इस जीवाणु का जो डीएनए था वह क्या हो गया, जो डीएनए रहा यह डीएनए फास्फोरस 32 युक्त हो गया। फास्फोरस 32 युक्त हो गया, लेकिन सल्फर जो था वह सल्फर नॉर्मल ही रहा। क्या रहा? सल्फर नॉर्मल ही रहा। सल्फर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सल्फर नॉर्मल ही रहा, मतलब सल्फर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन फास्फोरस जो था, फास्फोरस इसमें जो डीएनए रहा वह फास्फोरस 32 युक्त हो गया। इस बैक्टीरिया को देखा गया जिस पर सल्फर, जिस बैक्टीरियोफेज में सल्फर 35 था, फास्फोरस नॉर्मल रहा। लेकिन जब यह बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया से चिपका तो इसमें का डीएनए नॉर्मल रहा, इसमें का डीएनए नॉर्मल रहा और प्रोटीन में सल्फर 35 नहीं आया। प्रोटीन में सल्फर 35 नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं केवल आनुवांशिक पदार्थों का ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगमन मतलब प्रवेश होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही, यह प्रोटीन नहीं जाते। यही सिद्ध करना था और इन्होंने देखा भी कि इस बैक्टीरियोफेज में जिसमें डीएनए फास्फोरस 32 युक्त था, वह एक जीवाणु भोजी से, एक बैक्टीरियोफेज से जीवाणु में डीएनए फास्फोरस 32 युक्त ही प्रवेश किया और सल्फर नॉर्मल रहा। लेकिन जो दूसरा जीवाणु भोजी था जिसमें डीएनए नॉर्मल था, प्रोटीन जो था वह सल्फर 35 युक्त था, वह जब जीवाणु से चिपका तो उसमें डीएनए नॉर्मल ही रहा, लेकिन जो प्रोटीन रहा उसमें प्रोटीन सल्फर 35 युक्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट हो गया और यह सिद्ध हो गया कि हाँ, डीएनए ही है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रविष्ट करता है, दूसरे पीढ़ी में जाता है, प्रोटीन नहीं जाते। इस प्रकार से यह जितने भी वैज्ञानिक कह रहे थे कि नहीं गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ होता है, नहीं प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ होता है, इन सभी लोगों का जो विचार था वह धाराशाही रह गया। और मार्था चेज और हार्से ने इस प्रकार से बता दिया कि हाँ, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, अन्य दूसरा कुछ नहीं। आपको प्रोसेस नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि अल्फ्रेड डी हार्से और मार्था चेज ने बताया कि कोई भी जो जेनेटिक्स मटेरियल्स है वह डीएनए द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। उन्होंने क्या किया, दो चीज बताया। उन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है वह उसमें फास्फोरस 32 पाया जाता है, प्रोटीन सल्फर नहीं पाया जाता, जबकि जो प्रोटीन होता है उसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता, सल्फर 35 पाया जाता है।
उसके बाद क्या किया, दो इन्होंने पात्र लिया, एक में फास्फोरस 32 युक्त विलयन बनाया और दूसरे में सल्फर 35 युक्त विलयन बनाया। दोनों में क्या किया, बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु भोजी को डुबा दिया। डुबाने के बाद इसमें जो यह जो जीवाणु भोजी था इसमें डीएनए फास्फोरस 32 युक्त हो गया जो डीएनए रहा, और जो इसमें प्रोटीन था वह सल्फर युक्त हो गया। मतलब इसमें जो सल्फर, क्योंकि इसमें फास्फोरस 32 का विलयन था तो इसमें डीएनए फास्फोरस 32 युक्त हो गया और सल्फर नॉर्मल रहा, मतलब इसमें का प्रोटीन नॉर्मल रहा इस जीवाणु भोजी का। यह जीवाणु भोजी जो डूबा था सल्फर 35 युक्त विलयन में, इसको जब निकाल के देखा गया तो इसमें का डीएनए फास्फोरस जो था, डीएनए में पाया जाने वाला फास्फोरस वह नॉर्मल रहा, जबकि प्रोटीन सल्फर 35 युक्त हो गया था विलयन में डुबाने के बाद। अब इन दोनों को यहां से निकाल लिया गया। एक जो जीवाणु भोजी था वह फास्फोरस 32 युक्त हो गया था, जिसमें जो डीएनए था वह फास्फोरस 32 हो गया था, और जो प्रोटीन था वह सल्फर युक्त था लेकिन नॉर्मल था। इसमें पाया जाने वाला, प्रोटीन में पाया जाने वाला सल्फर नॉर्मल था। इस जो जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज जो सल्फर युक्त विलयन से निकाला गया था उसमें डीएनए में पाया जाने वाला फास्फोरस नॉर्मल रहा, सामान्य रहा, लेकिन प्रोटीन जो था वह सल्फर 35 युक्त मैंने बताया यहां पर था। अब इन दोनों जीवाणु भोजियों को, इन दोनों बैक्टीरियोफेज को जीवाणु के संपर्क में लाया गया कि देखा जाए कि यह जो जीवाणु भोजी रूपांतरित हुए हैं इन विलयनों में वह अपने जेनेटिक्स मटेरियल्स को उस जीवाणु में छोड़ रहे हैं, वह प्रोटीन है कि डीएनए है, यह देखा जाए। दो जीवाणु भोजी लाया गया, दोनों जीवाणु भोजियों को जीवाणु के संपर्क में लाया गया। एक जो जीवाणु भोजी था उसमें फास्फोरस 32 था डीएनए में, और एक जीवाणु भोजी था उसमें सल्फर, इसमें सल्फर 35 था, यह तो नॉर्मल था। देखा गया जीवाणु भोजी में तो यह जीवाणु भोजी अपना जेनेटिक्स मटेरियल छोड़ा और यह भी जीवाणु भोजी अपना जेनेटिक्स मटेरियल छोड़ा, लेकिन देखा गया अंत में वह जीवाणु भोजी जिसमें फास्फोरस 32 युक्त, जिसके डीएनए में फास्फोरस 32 युक्त पदार्थ था, वह अपने जेनेटिक्स मटेरियल्स को इसमें छोड़ देता है जीवाणु भोजी के अंदर, और इसका भी डीएनए फास्फोरस 32 युक्त हो जाता है, और सल्फर इसमें क्या होता है, नॉर्मल रहता है, मतलब सल्फर नॉर्मल ही रहता है। लेकिन यह जो जीवाणु भोजी है जिसमें सल्फर 35 युक्त पदार्थ पाया जाता है, सल्फर 35 पाया जाता है, पदार्थ कह दिया सॉरी, जिसमें सल्फर 35 पाया जाता है, यह जब जीवाणु भोजी के संपर्क में आया तो इसमें डीएनए पहले से ही सामान्य था, ठीक है, नॉर्मल था। लेकिन जो प्रोटीन था प्रोटीन जो सल्फर 35 इसमें था वह जीवाणु भोजी में नहीं आया, मतलब सल्फर 35 इस जीवाणु में नहीं आया, जीवाणु भोजी के द्वारा इस जीवाणु में। इस प्रकार से यह जो जीवाणु भोजी है जिसके डीएनए में फास्फोरस 32 युक्त तत्व पाया जाता है, वह इस जीवाणु के अंदर बहुत से बैक्टीरियोफेज का निर्माण कर लेता है, जबकि इसमें कोई भी बैक्टीरियोफेज नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें जो डीएनए में पाया जाने वाला फास्फोरस है, आप देख रहे हैं यह जेनेटिक्स मटेरियल्स जो है वह एक पीढ़ी से इस बैक्टीरियोफेज से इस जीवाणु में आ रहा है, जबकि इसमें पाया जाने वाला डीएनए तो नॉर्मल है इसमें, और जो प्रोटीन है सल्फर 35 युक्त है, वह सल्फर 35 युक्त प्रोटीन इस जीवाणु में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि प्रोटीन जो होता है वह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, मुझे जहां तक विश्वास है। तो आप लोग इसको रिपीट करके पढ़ते रहिए, आपको एक बार समझ में ना आए तो कई बार रिपीट करके पढ़ते रहिए, क्योंकि इन टॉपिक्स को जितना ही बार आप देखेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ अंत में कहा था कमेंट सेशन देखने के लिए, तो हमारे साथ अनेक लोग जुड़े हुए हैं इस समय, तो मैं उनके कमेंट्स भी देख लेता हूं। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ अच्छी संख्या में जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाते चलूंगा। हाँ, निवृत्ति कह रही हैं सर मुझे समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया। आयुषी, सपना, सचिन, अरविंद, दिवाकर, अनुपमा, रवि, आयुष, कुल्लू, आयुषी, कितने कमेंट करती हैं आप लोग। सत्यम, सत्यजीत, सुधीर, अभय, मुन्ना, अमरेंद्र। चलिए, बहुत लोगों को, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग पढ़ते रहिए और फिर से हम आगे मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेशन, आप लोगों को एक स्पेशल डे रखा जाएगा कमेंट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि यदि हम कमेंट पढ़ने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ अपने मित्र और दोस्त आदर्श चौबे को जाने की दीजिए इजाजत। नमस्ते, नमस्कार, आदाब सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगले टॉपिक्स में, यह डीएनए वाला जो है आणविक आनुवांशिक जो आपका डीएनए वाला जो चैप्टर्स है, उस डीएनए वाले चैप्टर्स को मैं क्लियर कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हो, उसको मैं क्लियर कराऊंगा। यह मेरा भरोसा है, यह मेरा कथन है, ठीक है। तो आप लोगों को हेलो, हाय,